Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, today we are going to start unit number 10, that is The Small Woman, the heroic story of Gladys Aylward. और इस चैप्टर को लिखा है एलिन बर्जिस ने. शॉर्ट चैप्टर है, टेक्स्ट इसका काफ़ी आसान है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा है. स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर 1 से 9 तक किसी चैप्टर को नहीं पढ़ा तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको आई बटन नजर आ रहे हैं, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं. एडिशनली उन सब चैप्टर्स की मैंने लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप वहाँ से भी उनको हर चैप्टर को इंडिविजुअली देख सकते हैं वहाँ से. स्टूडेंट्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैप्टर समझ आ रहे हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स तक लाजिम पहुँचाइए, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत कम कंटेंट मिलेगा जो आपकी नई नेशनल बुक फाउंडेशन की जो किताब आई है. तो अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप उन दोस्तों के साथ उसको लाजमी शेयर कीजिएगा. सो चलें स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, हैव अ लुक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट. देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले आपके लिए इंट्रोडक्शन है राइटर का, एलिन बर्जिस का. उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे. देन जो जिसके बारे में ये स्टोरी है, ग्लैडिस एलवर्ड, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हो जाएगा तो इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी. प्री रीडिंग के 2 क्वेश्चंस हैं, उन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन होगी. एडिशनली आपके लिए उसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैंने साथ ही स्लाइड्स में डाल दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो. देन एंड पे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे और इस तरीके से आज का चैप्टर जो है वो क्लोज करेंगे. तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ. सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिन बर्जिस कौन थी और फिर हम जिसके बारे में ये स्टोरी है, ग्लैडिस एलवर्ड, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर पेपर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो राइटर के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, जैसे मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि थोड़ा बहुत राइटर के बारे में आप अभी से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप बीएस या एमएस करेंगे इसी सब्जेक्ट में, अगर आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उस वक्त आपको ये चीज़ जो है वो बड़ी कारआमद साबित होगी. तो एलिन बर्जिस जो हैं, ये 1 फरवरी 1915 को इनकी पैदाइश लंदन में हुई और इन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से ही अपनी जो है वो एजुकेशन कंप्लीट की. हमारे लिए जो फोकस करने वाली चीज़ है वो उनका राइटिंग स्टाइल है. जब हम एनालिसिस करते हैं बीएस में या एमएस में, जब एनालिसिस करते हैं तो वो चीज़ बड़ी जो है ना वो ज़रूरी होती है कि किसी भी राइटर का राइटिंग स्टाइल कैसा है. तो एलिन बर्जिस जो हैं, इनका जो राइटिंग स्टाइल है ये स्टोरी टेलिंग इनकी बड़ी अच्छी है, बड़ी कमाल की इनकी स्टोरी टेलिंग है. जिस तरीके से ये किसी भी एक वाक़ये को सुनाती हैं, इनका नैरेटिव स्टाइल जो है वो बहुत काम का है. और नॉर्मली ये हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स होते हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको एक स्टोरी की सूरत में जब ये बयान करती हैं तो ये इनका बड़ा एक खासा है इनकी राइटिंग का. अगर इनके फेमस वर्क्स की बात की जाए तो द लॉन्गेस्ट टनल, द स्मॉल वुमन, अडॉप्टेड इनटू इन ऑफ द सिक्स्थ हैप्पीनेस, तो ये इनकी कुछ फेमस वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं. और इनकी डेथ जो है वो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में 9 अप्रैल 1998 को हुई है. ग्लैडिस एलवर्ड के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी स्टोरी इन पे बेस करती है और एलिन बर्जिस की एक बायोग्राफी है, ये उसी में से एक पोर्शन लिया गया है. सो ग्लैडिस एलवर्ड वाज अ ब्रिटिश मिशनरी नोन फॉर हर ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क इन चाइना. बेसिकली ये एक मुबल्लिग थी, तबलीग करने वाली थी, जो चीन में अपने इनकलाबी कामों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी. इनकी पैदाइश 24 फरवरी 1902 को हुई और ये 3 जनवरी 1970 को इनकी डेथ हुई. She was born in Edmonton, London. She overcame initial rejections to pursue her calling, traveling to China in the 1930s to spread Christianity to improve living conditions. तो ये लंदन के शहर एडमिंटन में पैदा हुई और इब्तदाई तौर पर इनको मुस्तरद कर दिया गया. इनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा. 1930 में ये ईसाईयत फैलाने और हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने वो चाइना का सफ़र किया. Edward is renowned for her profound impact as a caretaker of orphan and her efforts to end food binding. तो बेसिकली जो इनकी वजह शोहरत थी, जो इस चैप्टर में भी जिस एक एस्पेक्ट पे बात की गई, ये ऑर्फन्स के केयर टेकर थी. जितने भी यतीम बच्चे थे उनकी देखभाल करने की वजह से जो है वो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई. Her courageous journey through wartime China with 100 orphan children to safely highlighted her dedication and bravery. जिस तरीके से जंग के वक्त चीन में 100 यतीम बच्चों के साथ इन्होंने सफ़र किया
और जिस मंदाना तरीके से उन्होंने सफ़र किया, उनकी बहादुरी, उनकी लगन को जो है वो इस चैप्टर में भी उजागर किया गया। Her remarkable life inspired Ellen Burgess' biography, The Small Woman, and the film, The Inn in the Sixth Happiness. तो एलन बर्जिस जो राइटर जिनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, उनकी जो बायोग्राफी है द स्मॉल वुमेन, वो बेसिकली इन्हीं की लाइफ के ऊपर बेस करती है। और उनकी फिल्म भी है द इन द सिक्स्थ हैप्पीनेस। तो एलन बर्जिस को इन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासर किया, तो इन्होंने उन पर फिल्म भी लिखी है और उनकी बायोग्राफी भी लिखी। एडवर्ड्स लेगेसी इंड्योर्स एज ए टेस्टामेंट टू हर फेथ, compassion and perseverance in the face of adversity। तो इनकी जो लाइफ थी, उसकी जो विरासत आप कह सकते हैं, वो मुश्किलात का सामना करने में और उनके जो है हमदर्दी और इस्तेकामत की गवाही के तौर पे बरकरार रहेगी। स्टूडेंट, ये जो टेक्स्ट है ये चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरी स्टोरी ग्लैडिस एलवर्ड के इर्द गिर्द घूमती है और वो जो हम अभी वाक़या पढ़ने के लिए जाएंगे चैप्टर की जो टेक्स्ट है, तो उसको वैसे आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपके बारे में बता दिया जाए। अच्छा, 2 प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं, उनमें क्या-क्या पूछा गया है। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो चाइनीज़ एंड जापानीज़ के बारे में है, तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट जापान एंड चाइना? तो उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। Japan is an island nation in East Asia renowned for its blend of ancient traditions and cutting-edge technology. Located in the Pacific Ocean, Japan comprises 4 main islands: Hoshino, Hokkaido, Kyushu, and Shikoku. I don't know कि मैं इसको सही से pronounce कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन बहरहाल ये इनकी 4 islands हैं. And numerous smaller ones. In capital Tokyo is one of the world's most populous and technologically advanced cities. जापान बेसिकली मशरकी एशिया का एक जजीरा मुल्क है जो कि अपनी कदीम रवायात और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तजाज के लिए मशहूर है। बहरुल काहिल में वाक़या जापान 4 अहम जज़ीरों पर मुश्तमिल है। होन्शो, होक्काइडो, क्योशो और शिकोको, ये 4 जज़ाइर हैं जिन पे ये मुश्तमिल है। इसके अलावा भी छोटे-छोटे जज़ीरे हैं, वो भी हैं। और इसका ताल्लुक टोक्यो, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले और तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता शहरों में इसका एक शुमार होता है। Historically, Japan transitioned from a feudal society ruled by samurai and shoguns to modern state after the Meiji Restoration in 1868। और तारीखी तौर पर जापान जो है 1868 में मेजी बहाली के बाद सामोरी और शोगनों के ज़ेर इक़्तिदार जागीरदाराना माशरे से एक जदीद रियासत में मुंतकिल हो गया। यानी कि स्टार्ट में जो अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें जापान की, तो इसमें कुछ जागीरदाराना जो एक सिस्टम चल रहा था। और अब हम जापान को जानते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से जानते हैं, उसकी इनोवेशंस की वजह से जानते हैं। तो इसकी जो पास्ट को अगर देखा जाए, तो इसके पास्ट में भी जागीरदाराना और कुछ सामोरी और शोगनों, ये इसके कुछ जागीरदाराना सिस्टम थे। ये इसकी हिस्ट्री का हिस्सा हैं। Despite facing challenges such as natural disasters and an aging population, Japan's rich cultural heritage, including its cuisines, festivals, and arts, continues to captivate the world. कुदरती आफात और उम्र रसीदा आबादी जैसे चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद जापान जो है ये सकाफ़ती विरसे से, जिसमें खाने मौजूद हैं, त्यौहार हैं, इसके फ़नून लतीफ़ा हैं, और ये सारी के सारी चीज़ें ये पूरी दुनिया को अपनी तरफ जो मुतवज्जो करते हैं। चाइना की अगर बात की जाए, तो चाइना इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स ईस्ट एशियन कंट्री नोन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन विद ओवर 1.4 बिलियन पीपल। स्टूडेंट्स, चीन बेसिकली एक वसी मशरकी एशियाई मुल्क है जो कि 1.4 बिलियन से ज़्यादा आबादी के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क जो है वो समझा जाता है। Covering a vast territory, China features varied landscapes from bustling cities like Beijing and Shanghai to rural areas and natural wonders like Great Wall and the Yangtze River। एक वसी इलाके का अहाता करते हुए चीन में बीजिंग और शंघाई जैसे मसरूफ़ शहर भी मौजूद हैं, और इनके देहातों की बात की जाए, देहात मौजूद हैं। और दीवार अज़ीम, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और दरियाए यांगज़ी जैसे जो कुदरती अजायबात भी जो हैं वो इस मुल्क में जो है वो मौजूद हैं। हिस्टोरिकली चाइना बोस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन विद सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आर्ट, फिलॉसफी एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो चीन दुनिया की कदीम तरीन मुसलसल तहजीबों में से एक है जिसने आर्ट, फ़लसफ़ा और टेक्नोलॉजी में अहम किरदार अदा किया है। In recent decades, China has transformed into a global economic powerhouse with rapid industrial growth and technological advancements. हालिया दिहाइयों में चीन तेज़ी से सनती तरक्की में और तकनीकी तरक्की के साथ एक आलमी
इक्तिसादी पावर हाउस में तब्दील हो गया। ये एक आपका प्री रीडिंग क्वेश्चन था, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। ज़ाहिर है आपकी बुक में शामिल है तो मैंने कहा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हाल ही चैप्टर को अगर मैं ट्रांसलेट कर दूंगा तो बच्चे कहेंगे कि आपने वो क्वेश्चंस छोड़ दिए। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़ाहिर है इस क्वेश्चन का जो है, या चैप्टर से पहले जो प्री रीडिंग या पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन होते हैं उसका उस चैप्टर से ताल्लुक होता है, तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस चैप्टर को प्रिपेयर करते वक्त चाइना की और जापान की हिस्ट्री पढ़ी, और जो इनके कॉन्फ्लिक्ट का जो इस चैप्टर में भी जिक्र है, तो मैं सोच रहा था कि चाइना और जापान का कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ, तो मैंने उसकी हिस्ट्री भी पढ़ी। तो एज अ स्टूडेंट जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन ओनली द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि पेपर के परस्पेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, चीज़ें बहुत आसान है, आपने सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन करनी है। स्टूडेंट्स की कॉम्प्रीहेंशन आती है तो उनके लिए चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मजीद जानने की कोशिश किया करें, उस पर आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो हाल ही नंबर्स के पीछे नहीं भागना, आपने चीज़ों को सीखना भी है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन, जिसका आपको बेताबी से इंतज़ार है, क्योंकि वीडियो ये बाकी वीडियो से थोड़ी ज़्यादा हो रही है। अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज पेज नंबर 115 ऑन योर बुक्स। अपने बुक्स पे साथ साथ देखिए और साथ साथ चैप्टर को समझने की कोशिश करें। द चाइनीज नेशनलिस्ट ऑफिसर वाज कमांडिंग द प्लाटून। स्काउटिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रिवर, ही लुक्ड बैक एट द सेक्शन ऑफ मेन स्ट्रगलिंग अलोंग बिहाइंड हिम। चीनी कौम परस्त अफसर प्लाटून की कमांड कर रहा था, और नदी के दूसरे किनारे पर, यानी कि ऑपोजिट साइड पे, यहाँ पे रॉन्ग साइड लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा नदी के गलत किनारे पर तलाश करते हुए इसने पीछे मुड़कर लोगों को एक हिस्से की तरफ देखा जो पीछे घूम रहे थे, यानी कि स्ट्रैगलिंग से मुराद है कि बेकायदगी के साथ, कोई तरतीब के साथ नहीं थे। तो नेशनलिस्ट कहते हैं कौम परस्त को, और प्लाटून कहते हैं एक फौजी यूनिट को। सो चीनी कौम परस्त अफसर प्लाटून की कमांड कर रहा था, और नदी की जो गलत साइड थी या उसकी जो अपोजिट साइड थी, उसके किनारे पर तलाश करते हुए इसने पीछे मुड़कर उन लोगों को देखा जो कि पीछे घूम रहे थे, जो कि एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं थे, एक इर्रेगुलर फॉर्म में थे, उनकी तरफ देखा। His wandering thoughts suddenly jarred to a standstill. उसके जो घूमते हुए ख्यालात थे, jared कहते हैं मूविंग को, और स्टैंड स्टिल कहते हैं रुक जाना। तो उसके जो घूमते फिरते जो ख्यालात थे वो अचानक रुक गए। An odd noise, a far off, high-pitched sound, wavering and uncertain. एक अजीब सा शोर, एक दूर दराज ऊंची आवाज, एक मुतजलजल सी, एक गैर मुस्तकम सी या गैर यकीनी सी एक जो उसको आवाज आई। क्या आवाज थी? A plane, एक हवाई जहाज। His men thought so. He watched them rolling their eyes around the cloudless sky in an effort to locate it. उसके आदमी को भी ऐसे ही लगता था, और उसने देखा कि वो अबर आलूदा आसमान के गिर्द अपनी आंखें घुमा रहे हैं ताकि इसे तलाश करने की कोशिश की जा सके। There had been an unusual air activity up and down the Yellow River for the past week. गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से दरियाए ज़र्द के ऊपर, यानी कि येलो रिवर, उसके ऊपर नीचे एक गैर मामूली फ़ज़ाई सरगर्मी चल रही थी, यानी कि ऊपर जो है वो जहाज़ मूव कर रहे थे। यूजुअली द जापानीज प्लेन्स पेट्रोल एंड फायर्ड एट एनीथिंग दैट मूव्ड। आमतौर पर जापानी तैयारे गश्त करते हुए, यानी कि गश्त कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, यानी बेकायदगी से उस इलाके पे निगरानी कर रहे थे और घूम रहे थे, और किसी भी हरकत करने वाली चीज़ के ऊपर वो फायर कर देते थे। ये जंग का जो है वो मंजर जो है वो पेश किया जा रहा है। And yet this sounded almost high and momentous. He shook his head, though, to clear it. The river at this point was a mile wide. There might be children left in the village on the other side of the river. और ये बड़ा एक यादगार सा लग रहा था, और उसने अपना सर जो है हिलाया, और इस दरिया 1 मील चौड़ा था। नदी की दूसरी तरफ गांव में बच्चे रह सकते थे। Perhaps they were at school, but their voices carried this far. शायद वो स्कूल में थे लेकिन उनकी आवाज़ें इस हद तक ले जाती थी। तो बेसिकली यहाँ तक अगर मैं समराइज़ करूँ, इस स्लाइड को समराइज़ करूँ, तो एक जंग का मंजर है, और चाइनीज़ जो है इनके ऊपर जापानीज़ जो हैं वो हमले कर रहे हैं, और जापानीज़ के जो तैयारे हैं वो इनके ऊपर मंडला रहे हैं, इनके ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और जिस भी चीज़ को देखते हैं जो मूव करती है तो वो उसके ऊपर बमबारी करते हैं। अब यहाँ पे जो दरिया है, उस जो येलो सी है, वो तकरीबन इसकी जो चौड़ाई इस जगह पे है वो तकरीबन 1 मील की उसकी चौड़ाई है, और यहाँ से जो पार बच्चे हैं, दूसरी तरफ जो बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, वो शायद स्कूल में हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ें जो हैं वो इस हद तक यहाँ पे आ रही हैं कि यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सामने को बच्चे पढ़ रहे हैं या किसी स्कूल में हैं। तो ये बेसिकली बॉर्डर का पूरा सीन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी चीज़ समझ आ रही है कि वॉर का सारा सिनेरियो है, और उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन दी गई है। ही माउंटेड अ स्लाइट राइज, crawling carefully on the top.
उसने ऊपर की तरफ एहतियात से रेंगते हुए आहिस्ता यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता चलते हुए थोड़ा-सा वो ऊपर की तरफ एहतियात से रेंगते हुए थोड़ा-सा चढ़ा। He raised himself उसने खुद को ऊपर किया थोड़ा-सा to see better कि वो बेहतर तरीके से देख सके and grunted in astonishment और उसने हैरत से जो है वो एक आवाज़ निकाली। grunted कहते हैं जैसे वो एनिमल की तरह की आवाज़ होती है, हुनहुनाना जिसे कहते हैं बेसिकली। He reached for his binoculars and focused उसने अपनी जो है वो दूरबीन को पकड़ा यानी कि उसके पास गया और उसको फोकस किया कि देखिए कि क्या चीज़ है। It was an astonishing sight ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ जो है वो साइट थी यानी कि हैरत अंगेज़ मंज़र था। A great crowd of children were assembled on the bank, all seated in a circle and singing loudly. बच्चों का एक बहुत बड़ा मजमा किनारे पर जमा था और जो कि एक दायरे में बैठे हुए थे और ऊंची आवाज़ में गाना गा रहे थे। Some smaller ones were splashing and jumping in the shallow और कुछ बच्चे थे जो छोटे बच्चे थे वो वहाँ जो है वो पानी एक दूसरे को फेंक रहे थे और उस पानी के अंदर खेल कूद कर रहे थे। He mentioned his men back with a hand signal. Wait here, he said. It may be a trick. Be alert. क्योंकि जंग का वो सिनेरियो था। जब उसने देखा कि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं और वहाँ पे एक दूसरे पे पानी फेंक तो उसने हाथ के इशारे के साथ अपने आदमी को जो है वो इशारा किया और यहाँ ठहरो। उसने कहा ये एक चाल हो सकती है, होशियार रहना कि इनके अलर्ट रहना, कुछ भी हो सकते बच्चों की शक्ल में कोई हम पे हमला कर दे। The Japanese had driven refugees before them on many occasions, and who were these children? All refugees had left their area day ago. तो जापानियों ने जितने भी उनके पनाहगुज़ीन थे, जितने भी उनके रेफ्यूजीज थे, उनको दीगर मौक़ों पर जो है वो आगे भिजवा दिया था जहाँ पे उनको भेजना था। और ये बच्चे कौन थे? वो सवाल पूछ रहे कि ये बच्चे कौन हैं? और पनाहगुज़ीन तो इस इलाके को चंद रोज़ कबल ही पहले छोड़ के चले गए थे। तो वो इस बात पे हैरान था कि ये जो बच्चे हैं, हमने तो सबको आगे भिजवा दिया, तो ये बच्चे कौन हैं? The river was officially closed और वो जो दरिया था उसको बाज़ाब्ता तौर पे बंद कर दिया गया था। And he walked along the bank. He could clearly see that they were Chinese children. जैसे वो किनारे से गुजर रहा था तो वाज़ेह तौर पे देख सकता था कि वो चीनी बच्चे थे। They saw him, the young ones, and reached towards him, giggling and shouting with delight. तो उसने उन जवानों को देखा और खुशी से चीखते हुए इसकी तरफ दौड़ पड़े। They screamed, "Here is a soldier, a soldier!" तो उन्होंने चीख कर कहा यहाँ पे एक सिपाही है, एक सिपाही है। A young officer noticed a small woman sitting on the ground. She was thin and hungry looking. She got to her feet as he approached, and with a shock of surprise, he realized that she was a foreigner. सिपाही ने एक अफसर को एक छोटी सी औरत को जमीन पर बैठे हुए देखा। वो पतली और भूखी नजर आ रही थी। जैसे ही वो करीब आया तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हैरत के साथ और सदमे के साथ उसको ये एहसास हुआ कि ये तो एक गैर मुल्की है। Are you mad? He said. Who are you? We are refugees trying to reach Xi'an. She said simply. Her Chinese was excellent. तुम पागल हो? उसने कहा। तुम कौन हो? हम पनाहगुज़ीन हैं जो सियान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और उस लड़की की जो चीनी ज़ुबान जो थी वो बहुत अच्छी थी। ऑल्दो कि वो जापानीज़ थी लेकिन उसकी चाइनीज़ जो है वो बहुत अच्छी थी। अगरचे वो अपने मुल्क की औरत की तरह छोटी थी और उसके जो बाल थे वो स्याह थे, लेकिन वो जानता था कि वो गैर मुल्की है। ये तो उन्होंने थके हुए कहा कि ये जल्दी मैदान जंग बन जाएगा। आर यू इन चार्ज ऑफ दिस चिल्ड्रन? ही आस्क्ड। तो उसने पूछा कि क्या तुम इन बच्चों की जो है वो जिम्मेदार हो? यस, आई एम इन चार्ज ऑफ देम। हाँ, मैं इन बच्चों की जो है वो जिम्मेदार हूँ, इनकी इंचार्ज हूँ, इनकी गार्डियन हूँ। वी वर ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर। हम दरिया को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। शी सेड। ही लुक्ड एट हर डायरेक्टली। तो उसने उसकी तरफ देखा। शी वॉज क्वाइट अ यंग वुमन। हर डार्क एयर वर स्क्रैप्ड into back into a bun, her clothes old and soiled. Her dark hair backed into a bun, her clothes old and soiled. There were dark circles around her eyes and her face had a sallow, unhealthy look. You are a foreigner. तो उसके जो बाल थे वो थोड़े बिखरे हुए थे और उसके जो कपड़े थे वो भी मैले थे, पुराने भी थे और सॉइल्ड यानी कि स्टैंड थे, मैले थे। There were dark circles around her eyes. उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। And her face had a sallow, unhealthy look. और उसके चेहरे जो है वो एक गैर सेहतमंदाना उसकी शक्ल थी, यानी कि क्योंकि काफ़ी अरसे से शायद खाना नहीं खाया या प्रॉपर तरीके से मेल न्यूट्रिशन होती है ना, जब आप खाना सही तरीके से नहीं खाते या आपकी डाइट पूरी नहीं होती तो हल्के भी आपकी आंखों के गिर्द पड़ जाते हैं और आपके चेहरे से नज़र आ रहा होता है कि आप थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो इस तरह की उसकी हालत थी। यू आर अ फॉरेनर। क्या आप एक गैर मुल्की हैं? ही इंक्वायर्ड। उसने पूछा। येस, आई एम अ फॉरेनर। हाँ, मैं गैर मुल्की हूँ। फॉर अ फॉरेनर यू चोज अ स्ट्रेंज ऑक्यूपेशन, ही सेड सस्पिशियसली। हाँ, उसने जवाब दिया कि हाँ मैं गैर मुल्की हूँ और एक गैर मुल्की के लिए आपने एक अजीबोगरीब पेशा मुंतखब की है। तो उसने उसकी तरफ शक की तरफ से कहा। शी लुक्ड स्टडीली एट हिम एज ही सेड,
आई थिंक आई कैन गेट अ बोट। तो उसने उस मुसलसल उसकी तरफ देखा और उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे एक कश्ती मिल सकती है। इट विल लीड 3 जर्नीज़ टू टेक यू ऑल अक्रॉस। तो आपको यहाँ से ले जाने के लिए तकरीबन 3 सफ़र की ज़रूरत होगी, यानी कि आपको हो सकता है कि 3 दफ़ा आपकी कश्ती चेंज करनी पड़ेगी। एंड इट इज़ डेंजरस, और ये बहुत ख़तरनाक है। इफ़ अ जापानीज़ प्लेन कम्स ओवर व्हेन यू आर हाफ वे क्रॉस देयर विल बी लिटिल होप। अगर एक जापानी त्यारा इस वक्त आता है जब आप आधे रास्ते से गुजर रहे हैं, तो इस वक्त बहुत कम उम्मीद होगी। तो मतलब उम्मीद कम ये होगी कि वो आपके ऊपर फायर कर देगा या ऊपर से आपके ऊपर बमबारी हो सकती है। वी मस्ट क्रॉस द रिवर, शी सेड। तो उसने कहा कि हमें तो दरिया पार करना है, हर सूरत में दरिया पार करना है। यू विल प्रोबेबली मैनेज टू गेट फूड इन द विलेज ऑन द अदर साइड। तो आपको शायद मुमकिन तौर पर दूसरी तरफ जब आप जाएँ तो गाँव में वहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा। तो ये उसको सोल्जर कह रहे हैं। द पीपल डू नॉट लाइक टू लीव देयर होम्स इवन व्हेन द जापानीज़ कम, द सोल्जर सेड। जापानियों को आने पर भी लोग अपने अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते, मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड, शी सेड। इट वॉज लाइक दैट इन यांगचन। ही वॉक टू द रिवर एज, विसल्ड अराउंड 3 times इन पेक्यूलियर। तो इसने उसे कहा कि यांगचन में भी ऐसे ही था। वो नदी के किनारे चला गया और उसने विसल किया 3 बार ऊंची आवाज़ से, सीटी बजाई। 2 little figures far away on the other bank pushed a boat into the water and began to row across. I cannot thank you enough, she said. जब उसने विसल बजाई तो दूसरे किनारे से 2 छोटे कद के जो है वो लोग जो है वहाँ से उन्होंने कश्ती को है पानी में धकेल दिया और उस कश्ती को चलाना शुरू किया। तो और फिर इसने कहा कि मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। आई थॉट इट वॉज द एंड ऑफ अस व्हेन वी कुड नॉट क्रॉस द रिवर। मैंने ये सोचा कि ये हमारा इख्तिताम है जब हम नदी को पार नहीं कर सकते थे। द यंग ऑफिसर नोटिस हर स्वे a little as one of the children pushed against her. He looked at her cautiously. You're ill, she said. You're ill, he said. You should find a doctor. The nationalist troop on the other side of the river will have a doctor. तो तुम बीमार हो, उसने कहा, आपको एक डॉक्टर तलाश करना चाहिए। तो नदी की दूसरी तरफ जो फ़ौजी थे उनके पास एक डॉक्टर होगा। तो उसने आगे से रिप्लाई किया। तो बेसिकली ये जो उनकी डायलॉग्स है ना, आपको स्लाइड में नज़र आ रहा हो कि ये उन फ़ौजियों के और उसके जो है वो उस लड़की के जो डायलॉग हैं वो मिक्स हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये डिस्कशन चल रही है और ये बेसिकली नदी पार करना चाह रही है, वो जो दरिया उसको पार करना चाह रही है। और उसने उनसे बोट तलब की कि मुझे वो बोट चाहिए ताकि इन बच्चों को लेके मैं नदी के पार जा सकूं। तो उसने पहले तो मना किया कि अगर आप बोट लेके जाएंगी तो आपको तो 3 बोट चेंज करनी पड़ेंगी, और इतनी देर में अगर ऊपर से कोई जापानीज़ त्यारा आ गया, उसने देख लिया कि कोई नदी क्रॉस कर रहा है, तो वो तो आप पे बमबारी कर देंगे। लेकिन इसने वो रिस्क लिया और उसने कहा जी हालांकि ये बीमार है। सोल्जर ने से कहा भी कि तुम्हें जब डॉक्टर तलाश करना चाहिए, तुम डॉक्टर को जाके दिखाओ। तो उसने कहा कि मैं जैसे ही पार जाऊंगी तो बस मैं ठीक हो जाऊंगी, बस मुझे फ़िलहाल इन बच्चों को वहाँ पे पार पहुँचाना है। तो बेसिकली ये है। अब इनके डायलॉग्स क्योंकि मिक्स चल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मैंने उनको इकट्ठे लिख दिया आपकी बुक में, तो शायद अगली लाइन में लिखे हैं तो शायद समझने में आपको आसानी हो, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। आई एम ऑल राइट, शी सेड। व्हेन वी गेट टू सियान आई शैल बी ऑल राइट। उसने कहा मैं ठीक हूँ, जब हम सियान पहुँचेंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी। द सोल्जर्स फेरिड देम रैपिडली टू द अदर साइड। तो जो सिपाही थे उन्होंने तेज़ी से उसको दूसरी तरफ पहुंचाया। दे रिटर्न एंड मोर ऑफ द चिल्ड्रन पायलट ऑन द थर्ड जर्नी ऑफ सोल्जर हेल्प द स्मॉल वुमेन इनटू द बोट विद द लास्ट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों को ना एक ही दफ़ा सारे के सारे बच्चों को नहीं लेके गए, वो 1 by 1 बच्चों को, यानी कि ग्रुप बना लिए होंगे बच्चों के, 2 या 3 दफ़ा जो है वो उस में जो बच्चों को बिठा के उसको जो है वो पार लेके गए। His platoon gathered round to help as the boat moved away from the bank. He called his men to attend and salute the children. तो उसकी जो प्लाटून थी वो मदद करने के लिए जो है वो जमा हुई। As the boat moved away from the bank, जैसे ही वो कश्ती जो है वो किनारे से आगे हुई, he called his men to attend and salute the children. तो उसने प्लाटून का जो कमांडर था उसने अपने सिपाहियों को कहा कि वो बच्चों को सल्यूट करें। He called good luck foreigner. तो उसने कहा कि खुशकिस्मत रहो। तो उन्होंने उसको खुदा हाफिज़ बेसिकली कहा, गुड लक का फॉरेनर्स के तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, गैर मुल्की हो। ही टर्न टू वॉक बैक अलॉन्ग द बैंक टू हिज प्लाटून। एज ही वॉकड ही लुक्ड इनटू द स्काई एंड लिसनड फॉर द ड्रोन ऑफ जापानीज़ प्लेन। वो किनारे के साथ अपनी प्लाटून की तरफ वापस जाने के लिए मुड़ गया और चलते चलते उसने आसमान की तरफ देखा और जापानी त्यारों के जो ड्रोन है उसकी आवाज़ सुनी। None came, कोई नहीं आया। If this had been close to a large city or settlement, he could have understood it, but wandering across a battlefield, escorting an army
of ragged Chinese children that was indeed very curious and satisfying. तो अगर ये किसी बहुत बड़े शहर में या किसी बस्ती में या जहाँ पे प्रॉपर सेटलमेंट है, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो उसको शायद समझ सकता था, लेकिन मैदान जंग में जब वो घूम फिर रहा था और वहाँ पे उसको जो कुछ चीनी बच्चे मिले, तो उन्होंने जब उसकी हिफाजत की और उन बच्चों को जो है वो बड़ी एहतियात के साथ पार पहुँचाया, तो ये एक बड़ा वाकई एक दिलचस्प और बड़ा उसके लिए जो है वो इत्मीनान बख्श था। तो ये आपके चैप्टर का टेक्स्ट था। सिंपल सी स्टोरी थी बेसिकली। मैंने आपको जैसे समराइज़ एक मैं जल्दी से दोबारा से कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए कि स्टोरी थी कि बच्चों को 100 बच्चों को पार लेके जाना था, ठीक है। और इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा, जो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इसने उन अपनी हालत को जो है वो बालातर उससे होके उन बच्चों को जो है पार पहुंचाया, और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ केयर टेकर, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया। ऑल्दो कि जंग का मंज़र था और उसमें अगर जापानीज़ तैयारे देख लेते तो मुबारी हो जाती है, सब बच्चों की जान जा सकती थी, लेकिन इसने जिस ज़रूरत से उन बच्चों को पार पहुँचाया वो बेसिकली स्टोरी में जो वो बयान की गई है। अब हम देखते हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर के एंड पे लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन है, वाई डिड द प्लाटून कमांडर आस्क हिज सोल्जर्स टू सल्यूट द चिल्ड्रन एट द एंड। तो आखिर में प्लाटून कमांडर ने अपने फौजियों को क्यों कहा कि वो उन बच्चों को सल्यूट करें। द प्लाटून कमांडर्स डिसीजन टू हैव हिज सोल्जर्स सल्यूट द चिल्ड्रन सिग्निफाइज अ प्रोफाउंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड ब्रेवरी ऑफ दीज रेफ्यूजीज। तो आप इस आंसर को पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जल्दी से इसका बता देता हूँ आंसर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। कि द प्लाटून कमांडर डिसीजन टू हैव सोल्जर्स सल्यूट द चिल्ड्रन। प्लाटून कमांडर ने उन फौजियों को इसलिए कहा उनको सल्यूट करने के लिए कि जैसे वो देख सकता था कि किस तरीके से ये औरत जो है वो बीमार भी है, इसकी तबीयत भी ख़राब है, और लेकिन उन बच्चों को जिनकी ये केयर टेकर है, उन 100 बच्चों को इस जंग के हालात के दौरान किस ज़रूरतमंदाना तरीके से उनको पार लेके जा रही है। तो उसने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि किस तरीके से वो अपनी ज़ात से बालातर होके उन बच्चों की देखभाल कर रही है और उनको किसी महफूज जगह पे पहुंचा रही है। जब उसने देखा तो उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया और उसने अपने सोल्जर्स को भी कहा कि वो सल्यूट करें। तो यही बेसिकली क्रक्स है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक छोटी सी स्टोरी का एक छोटा सा पोर्शन था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।